हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये बीपीएससी का जो टीचर वाला वैकेंसी आया है 6 to 8 9 10th 11 12th के लिए, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बीपीएससी के द्वारा लिया गया ही पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अब ऐसे अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुआ था? पीएन मित्र के द्वारा। पीएन मित्र यानी प्रथम नाथ मित्र के द्वारा क्या हुआ था? अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्य कौन कौन थे? सी आर दास। अनुशीलन के समिति के सदस्य कौन कौन थे? सी आर दास, सी आर दास, चितरंजन दास, भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। ये कौन थे? विवेकानंद के भाई थे। किसके भाई थे? विवेकानंद के भाई थे। और सिस्टर निवेदिता, ये विवेकानंद की सिस्टर थी। शिष्य थी ये निवेदिता। और कौन सदस्य था? वारिंद्र घोष और अरविंद घोष। वारिंद्र घोष और अरविंद घोष, ये अरविंद घोष ये हमारे अनुशीलन समिति के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, अनुशीलन समिति का नाम कौन रखा था? इसका जो नामकरण हुआ था ये किसने किया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। किसने किया था? मानवेंद्र नाथ राय ने क्या किया था? इसका नामकरण किया था। क्या किए थे? नामकरण किए थे अनुशीलन समिति के। ठीक है, खुदीराम बोस जो है सबसे कम आयु में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और पुलिन दास कौन थे? बर्रा डकैती के नेता थे। पुलिन दास जो अनुशीलन समिति से बिलोंग करते हैं, मतलब ये भी सदस्य थे। पुलिन दास क्या थे? बर्रा डकैती के नेता थे। बर्रा डकैती के क्या थे? नेता थे। बर्रा डकैती के नेता थे। तो वही पूछा, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी, तो इस समय इसके नेता कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। कहाँ लिखे? सचिंद्रनाथ सान्याल क्या थे? पटना के अनुशीलन समिति के स्थापना किए थे। और ढाका में जो अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे तो उसके नेता कौन थे? मलिन दास। तो इसमें अनुशीलन समिति में मेन क्या याद करना है कि जो मेन वाला हुआ था 1902 में हुआ था, उसके कौन थे? पीएन मित्र यानी प्रथम नाथ में। अदर सदस्य कौन थे? सी आर दास, भूपेंद्र नाथ दत्त, सिस्टर निवेदिता जो विवेकानंद की शिष्य थी, वारिंद्र घोष, अरविंद घोष। और पुलिन दास भी थे। तो ये क्या थे? बर्रा डकैती के नेता थे। और मानवेंद्र नाथ राय ने इसका क्या किया है? नामकरण किए हैं। और बिहार में जब अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी उस समय कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। रामानंद सिन्हा कि सतीश झा कि सचिंद्रनाथ सान्याल, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन है, बिहार। देखिए, बिहार में समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद ने किया था कि फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था और जयप्रकाश नारायण ने कि राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश ने कि स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद ने कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन किए थे? बिहार में जो समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, कि सीतामढ़ी, कि पावापुरी, कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से अधिक? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। कहाँ स्थित है? सासाराम में। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? मतलब इनका मूल नाम क्या था? फरीद। बचपन का नाम क्या था? फरीद। ठीक है, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इनके पिता क्या थे? हसन खां। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी कहाँ से हुई थी? जौनपुर से हुई थी। यूपी का जो जौनपुर है वहाँ से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। शेर शाह ने विजय अभियान किए बहुत सारा। एक चंदेरी का युद्ध किए, घाघरा का युद्ध 1528 में चंदेरी का किए, 1529 में घाघरा का युद्ध किए और 1532 में दोहरिया का युद्ध किए और 1539 में चौसा का युद्ध किए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसी युद्ध के बाद उन्होंने अपना नाम चौसा का युद्ध किए थे। इसी युद्ध के 1539 के बाद फरीद ने अपना नाम क्या रख लिया? शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। इसी युद्ध में क्या किए? शेर शाह की उपाधि धारण कर लिए। उपाधि धारण कर लिए 1539 में। 1528 में कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध। और ये 29 में कौन सा था? घाघरा का युद्ध। और 32 में कौन सा था? दोहरिया का युद्ध। 32 में दोहरिया का युद्ध था। फिर चुनार का घेरा इन्होंने किया था 1532 में, जिसमें क्या हुमायूं क्या हो गए थे? हार गए थे। फिर कन्नौज का एक युद्ध हुआ था 1540 में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं जिसको, बिलग्राम का युद्ध। ये इनके लगातार युद्ध थे और इनके जो जिसमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी 1541 से लेकर 1545 तक इन्होंने लगातार युद्ध किए हैं। 1541 से फिर 42 में किए, फिर 43 में किए, फिर 44 में किए, फिर 45 में युद्ध किए। तो 45 वाले युद्ध में क्या हुए थे? जीत तो गए थे लेकिन इनको घाव लगने की वजह से इनको क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये कौन सा युद्ध था जब इनकी मृत्यु हुई थी? कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी घायल होने की वजह से। जीते तो शेर शाह ही थे लेकिन वही है कि घाव लगने की वजह से घायल ज़्यादा हो गए थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो सेमल का युद्ध है 1544 ईस्वी में सेमल का युद्ध किए थे। इन्होंने इसमें क्या किया? मतलब शेर शाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने दिल्ली का साम्राज्य खो दिया। इस युद्ध में छोटी सी जगह के लिए पूरा अपना हर चीज़ लगा दिए थे, तो इसकी वजह से इनको ये लगा कि हम अपना साम्राज्य खो दिए दिल्ली का। रायसीन का जो 1543 में रायसीन का युद्ध हुआ था, इन्होंने इसमें पूरनमल से वादा किए थे कि मैं आपके परिवार को छोड़ दूंगा, लेकिन शेर शाह ने क्या किया? उनके परिवार को मार दिए। और 1542 में कौन सा युद्ध था? बंगाल का विद्रोह का दमन किए थे। और 1541 में कौन सा युद्ध किए थे? पंजाब का युद्ध, जिसमें काबुल, गंधार, सिंध और पंजाब कमरान के हाथ में था और शेर शाह ने ये सब जीत लिए थे। तो 41, 42, 43, 44, 45, 45 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कालिंजर का युद्ध, क्योंकि इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी घायल होने की वजह से। चौसा का युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा है? लोथल है, कि डाबरकोट है, कि कालीबंगा है, कि राखीगढ़ी है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक? हड़प्पा कालीन में स्थल जो गुजरात में है वो कौन सा है? लोथल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये लोथल कहाँ पे है? साबरमती, यहीं से गांधी जी ना साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, ये गान साबरमती और भगवा नदी के बीच में स्थित है। और भगवा नदी के
बीच में ये लोथल स्थित है। ये एक बंदरगाह है। ये क्या है? बंदरगाह है। और राखीगढ़ी क्या है? सबसे बड़ा नगर है भारत का। भारत का क्या है ये राखीगढ़ी? भारत का सबसे बड़ा, भारत का भारत का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? लोथल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय की कारिकाल कि आदित्य प्रथम कि राजराज प्रथम कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। विजयालय जो है ये पल्लव का सामंत था। क्या था? पल्लव का सामंत था। कारिकाल क्या है? कारिकाल ने 11 युद्ध और 9 युद्ध जीते हैं। बहुत सारा युद्ध कारिकाल ने अपने समय में जीता था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप की संघर्ष की पार्श्व की उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पूरा कितनी संगीति हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक फोर्थ। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में। और दूसरा वैशाली में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली में। और तीसरा क्या था? पाटलिपुत्र। और चौथा क्या था? कुंडल ग्राम यानी कुशीनगर। यही लिख देते हैं, कुंडल ग्राम कहाँ हुआ था? पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडग्राम में। अब इसके जो अध्यक्ष थे कौन कौन थे? अब यहाँ क्या पूछ रहा है? अध्यक्ष ही पूछ रहा है। तो पहले राजगिरी के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, महाकश्यप पहले वाले के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप। और दूसरा वाले के क्या थे? शुल्वकामी। तीसरे के कौन थे? तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस। और चौथे के कौन थे? वसुमित्र। चौथे वाले कौन थे? वसुमित्र। ठीक है। शासक इस समय कौन कौन था? ये तो रहे अध्यक्ष। ये हमारे क्या थे? अध्यक्ष। इस समय के शासक कौन कौन थे? शासक कौन कौन थे? अजातशत्रु। पहले वाले में कौन थे? अजातशत्रु। दूसरे वाले में कौन थे? कालाशोक। तीसरे वाले के कौन थे शासक? अशोक। तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा वाले में कौन थे? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। तो ये मेरा 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलग्राम में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, शुल्वकामी, मोगलीपुत्र तिस और वसुमित्र। और शासक कौन थे? पहला बौद्ध संगीति के किस शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु में। और दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में। चौथा कब हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये कब कब हुआ था? पहला वाला 483 में हुआ था, दूसरा वाला 383 और तीसरा वाला 255 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर मेरा क्या था? सेकंड। अगला क्वेश्चन है,
किराता जूर्नी पुस्तक किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? भट्टी ने, कि शूद्रक ने, कि कालिदास ने, कि भारवी ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये पुस्तक किसने लिखी थी? महाकवि भारवी ने। एक पुस्तक कब लिखी गई थी? 7वीं शताब्दी में लिखी गई थी। 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में लिखी गई थी ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? बनवाया स्टार्टिंग कौन किया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कि उलुग खान ने, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1211 से लेके 1236 तक शासनकाल था। इल्तुतमिश के इस समय तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, जो 1215 और 1216 के बीच में हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1215 में और 1216। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, जिसमें क्या हुआ था कि यल्दौज की हत्या कर दी गई थी। इल्तुतमिश की उपाधि क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, इन्होंने इलबारी यानी शमसी वंश की स्थापना की थी, जो 1211 से 1265 में। तो फर्स्ट शासक कौन था? इल्तुतमिश था। और अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि क्या थी? गुलामों का गुलाम उपाधि था इल्तुतमिश का। और दूसरा क्या था? मकबरों का पिता कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मकबरे इन्होंने बनाए थे। मकबरों का पितामह कहा जाता है। और ईश्वर की भूमि का संरक्षक भी इनकी उपाधि थी। ईश्वर की भूमि का संरक्षक, अब आगे देख लीजिए। अब इल्तुतमिश किसका था? ऐबक का क्या था? दामाद था। ऐबक का क्या था? ऐबक का दामाद। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी किसको बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। और ऐसे पूछेगा सिर्फ दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तब ऐबक बोलेंगे। लेकिन जब वास्तविक लग जाएगा तो कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है। और इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। और ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? लाहौर। दिल्ली थी। इल्तुतमिश जो है, इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? सुल्तान की। इल्तुतमिश पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि, पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का, पहला शासक। अगला क्या है इसमें देख लीजिए। और क्या है? इन्होंने पहला शासक, और इन्होंने खिल्लत प्राप्त की थी। बगदाद के खलीफा से क्या प्राप्त किए थे? बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त किए थे। बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त किए थे। और इन्होंने चांदी की टांका का शुरुआत की थी।
तांबे का जीतल, एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। और चहलगामी क्या बोलते हैं, तुर्के चहलगामी यानी 40 सरदारों का इनका एक संगठन था जो इन्होंने मकबरा की शुरुआत भी की थी और दोआब कर की शुरुआत की थी। किसका? दोआब कर का शुरुआत, दोआब कर की शुरुआत किए थे। ठीक है। गुम्बद का निर्माण के पिता कहा जाता है। दास्ता से मुक्त कब हुए थे? 1206 में। गुलाम से क्या हो गए थे? मुक्त हो गए थे। ठीक है। तराइन का युद्ध हुआ था इनके समय में। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम कि कृष्णदेव राय कि हरिहर और बुक्का कि वीर नरसिंह राय कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। हरिहर बुक्का क्या थे? ये दो भाई थे। ये MBT के समय ये दक्षिण भारत का अभियान था जो विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत का विद्रोह हुआ था जिसमें हरिहर और बुक्का क्या हुए थे? जीत गए थे और विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर के समय कि अकबर के समय कि जहांगीर के समय कि शाहजहां के समय? तो सर थॉमस रो किसके समय आए थे? जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। जहांगीर के समय देख लीजिए कौन कौन आया था। पहले कौन थे? विलियम हॉकिंस। और दूसरे कौन है? विलियम फिच। ये दोनों लोग कब आए थे? 1608 में। विलियम फिच 1608 में आए थे, 1608 में। और कौन आया था? टॉमस रो, यानी जो ऊपर है सर टॉमस रो। और दूसरे कौन थे? एडवर्ड टेरी। ये क्या हुआ थे? जहांगीर के समय भारत आए थे, यानी 1615 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर के द्वारा कि अकबर के द्वारा कि ख्वाजा निजामुद्दीन के द्वारा कि अबुल फजल के द्वारा कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आईने अकबरी कौन लिखा है? अबुल फजल ने। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ये अकबरनामा का क्या था? थर्ड पार्ट था। अकबरनामा जो पुस्तक थी, अकबरनामा का थर्ड पार्ट। पहला पार्ट में क्या था? अकबर के पूर्वजों से संबंधित था, यानी किससे संबंधित था? पूर्वजों से संबंधित। और दूसरे में क्या था? अकबर के शासनकाल के घटनाओं का वर्णन था। शासनकाल के घटनाओं का वर्णन था। तीसरा क्या था? आईने अकबरी जो ऊपर लिखी गई है, आईने ए अकबरी, ये क्या था? अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात में कि मद्रास में कि बम्बई में कि उड़ीसा में कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। रैयतवाड़ी हमारा कहाँ शुरू की गई थी? सर्वप्रथम बॉम्बे और मद्रास में शुरू की गई थी। यहाँ ऑप्शन में मेरा क्या है? बॉम्बे और मद्रास। यहाँ दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 5। तो कब शुरू की गई थी? 1820 में बॉम्बे और मद्रास में शुरू की गई थी। बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी। कितना देना पड़ता था? 50%। इसमें क्या था कि किसान का और सरकार का सीधे संपर्क था। किसान और सरकार का क्या था? सीधे संपर्क था। इसमें कोई बिचौलिया नहीं थे। ठीक है। और ये किसके द्वारा ये हुआ है? रीड और मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी किसके द्वारा लाया गया है? रीड और मुनरो के द्वारा। 3 व्यवस्थाएं थी जो भूमि राजस्व की व्यवस्थाएं थी। 3 थी, एक रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या था कि सरकार से सीधा किसान का संबंध था। अस्थाई वाले में क्या था कि
जमींदार होते थे, ठीक है। अस्थाई वाले में जमींदार होते थे और इस वाले में क्या होता है, सूर्यास्त कानून यानी सनसेट के पहले ही सामान को क्या था, पहुंचाना पड़ता था। और महालवाड़ी क्या है, गांव और जागीर और सरकार तीनों इसमें भी थे। महलवाड़ी में कितना परसेंट देना होता था, 30%। और रैयतवाड़ी में कितना देना होता था, 50% लगान की दर थी। भू राजस्व इसमें भी, महलवाड़ी में भी लगान की दर कितनी थी, 50% थी। अगला क्वेश्चन है मेरा, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। किसने कहा था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, वीडी सावरकर द्वारा, कि बाल गंगाधर तिलक, कि आरसी मजूमदार, कि दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम मतलब इंडियन, तो इसके ऑप्शन कौन हो जाएगा, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर द्वारा ये संग्राम को वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आरसी मजूमदार को क्या गया था कि इनको स्वतंत्रता रूप से पुस्तक इनका 1857 का इतिहास लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन ये क्या किए, बाद में मना कर दिए। जब बाद में मना कर दिए तो इनकी जगह पे कौन लिखे थे, सुरेंद्र नाथ सेन ने। तो सुरेंद्र नाथ सेन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, 1850-17। सुरेंद्र नाथ सेन ने कौन लिखी, 1850-17 पुस्तक लिखी। और आरसी मजूमदार एक स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम है, द सिपाही म्यूनिटी रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। द सिपाही, क्या नाम है इनकी पुस्तक का, आरसी मजूमदार का, द सिपाही म्यूनिटी द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार के द्वारा पुस्तक लिखी थी। और सुरेंद्र नाथ के द्वारा क्या 1857 लिखी गई थी। और अशोक मेहता के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी 1857, द ग्रेट रिवेलियन। और वीडी सावरकर के द्वारा भी यही पुस्तक लिखी गई थी। तो सरकारी इतिहासकार कौन थे 1857 के, सुरेंद्र नाथ सेन। ये हमारे क्या थे, सरकारी, क्योंकि पहले इनको दिया गया था आरसी मजूमदार को, तो ये नहीं लिखे थे, बाद में चल के सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखे थे, तो ये हमारे क्या थे, सरकारी इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कि कस्तूरबा गांधी, कि अरुणा आसफ अली, कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय, यहाँ भारत का नहीं पूछा, यहाँ बस पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड। ये 1917 में ये हुआ था, ये अध्यक्ष मतलब ये वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला जो ये हुआ था 1917 में। तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की थी, 1875 में। और होम रूल की भी स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना कब की थी, 1916 में। कहाँ की थी, मद्रास में। और होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक भी चलाए थे। तो अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी।
ज्योतिबा फुले, करसनदास मुलजी, कि बाल गंगाधर तिलक, कि बाबा साहब आम्बेडकर, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन चलाए थे? बाबा साहब आम्बेडकर ने बहिष्कृत पुरस्कार। पत्रिकाएं देख लीजिए बाबा साहब का। मुकनायक 1902 में। देखिए बहिष्कृत भारत ये कब चलाया था? 1927 में। समता 1929 में। जनता 1930 में। ये सारी पत्रिकाएं किसके द्वारा है? अम्बेडकर साहब जी के द्वारा। अम्बेडकर जी के द्वारा। अब पुस्तकें कौन कौन सी हैं उनकी देख लीजिए। जाति का उन्मूलन, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन है और अछूत कैसे बन गए, अछूत बनना, बुद्ध और उनका धम्म, हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन। संगठन देख लीजिए कौन कौन सा है इनका। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, अनुसूचित जाति संघ 1942 में, और स्वतंत्र मजदूर पार्टी कब है? 1936 में। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब है इनका संगठन? 1923 में। अगला क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? ये क्या बोलते हैं, सिंचाई के लिए परियोजना बनाया गया था, बांध बनाया गया तो कहाँ किस नदी में बना? कृष्णा और कावेरी में बना है, कि कृष्णा और गोदावरी में, कि गोदावरी और महानदी में, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ बना है? कृष्णा और गोदावरी में। कृष्णा और गोदावरी में। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड। अब देख लीजिए कृष्णा और गोदावरी नदी सब कहाँ से निकलती है? ये देखिए गोदावरी नदी कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में गोदावरी है। फिर यही आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होते हुए महाराष्ट्र में ये कावेरी नदी है, अरे कृष्णा नदी है। और कावेरी नदी का है तमिलनाडु और कर्नाटक में। सभी नदियाँ आके कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में सारी नदियाँ क्या होती हैं? मिल जाती हैं। तो हमारा ये जो पट्टी सीमा और ये परियोजना था किस नदी के बीच बना था? गोदावरी और कृष्णा के बीच में। कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश में, यानी इसी में ये परियोजना बनाया गया था, आंध्र प्रदेश में। पट्टी सीमा परियोजना कहाँ बनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। और किस नदी के बीच? कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच बनाई गई है। तो ये याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से निकलती हुई तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आते होते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर महाराष्ट्र में से कृष्णा नदी भी कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश आते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर कावेरी नदी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु से मतलब कर्नाटक से निकलते हुए तमिलनाडु में जाते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। ये फिर अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। कि ड्रमलिन ग्लेशियर की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा आपको सही लगता है? तो इसमें कौन कौन सा सही है हम बता दे रहे हैं। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा क्या है हमारा? सही है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। क्या है? एस्कर क्या है? रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन क्या है? ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? ड्रमलिन किससे उत्पन्न होते हैं? ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अंडे के आकार के असला के अक्सर युक्त इलाकों की विशेषता है। नहीं, एस्कर युक्त की नहीं है, ये ड्रमलिन की विशेषता है। किसकी है? ड्रमलिन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में, कि बिहार में होता है, कि झारखंड में होता है, कि उड़ीसा में होता है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? अभ्रक का भंडार कहाँ पाया जाता है? रोहतास में, कि पटना में, कि गया में, कि सारण में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण है? गया में। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। अभ्रक कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? गया में। अब देख लीजिए रोहतास में क्या क्या है। रोहतास में चूना पत्थर, पायराइट, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट रोहतास में पाए। भागलपुर में क्या है? ग्रेनाइट, हेमाटाइट, जली हुई मिट्टी और चीनी की मिट्टी, क्वार्टजाइट। गया में क्या है? बेरिलियम, यूरेनियम, स्फटिक, मैग्नेटाइट, ग्रेनाइट और अभ्रक। रोहतास का पूछता है चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास में याद कर लीजिए। भागलपुर का चीनी मिट्टी या जली हुई मिट्टी, हेमाटाइट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी, जो मेरा सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर में, कि पटना में, कि भोजपुर में, कि नालंदा में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिहार और सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में कहाँ होता है? पटना में। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। अब देख लीजिए बिहार की नदियाँ, 8 ऊपर नदियाँ हैं और 8 नीचे नदियाँ हैं। 8 कहाँ है? ऊपर है और 8 नीचे है। और बीच में क्या है? गंगा। गंगा से देखिए ऊपर से कौन कौन नदियाँ निकलती हैं, एक बार देख लीजिए। गंगा नदी के ऊपर से सरयू या घाघरा, फिर दूसरा गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदी। और नीचे से कौन कौन नदियाँ जा रही हैं? कर्मनाशा, सोन और पुनपुन, फाल्गु नदी, सकरी, क्यूल, अजय और चंदन। ये हमारी कितनी है? 16 नदियाँ हैं। अब यही पूछ रहा है कि ये सोन नदी, ये वाला सोन नदी और ये गंगा नदी, ये कहाँ मिलते हैं? ये कहाँ है? पटना में। ऑप्शन नंबर क्या था मेरा? पटना। तो ऊपर से 8 नदियाँ हैं और नीचे से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दक्कन का पठार से, केंद्रीय उच्च भूमि से, कि छोटा नागपुर के पठार से, कि मेघालय के पठार से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमारा ये जो दामोदर नदी है और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं ये सारी नदियाँ। मैप में देख लेते हैं। तो ये सारी नदियाँ कहाँ से है? निम्नलिखित किससे निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? यहाँ पे मेरा छोटा नागपुर का पठार है। और झारखंड का है, झारखंड से ही सारी नदियाँ क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है, इस पठार के झारखंड से सारी नदियाँ निकलती हैं। स्वर्ण रेखा जो है झारखंड से निकलते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जाती है। यहाँ से ये निकलेगा, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। ये कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। और दामोदर नदी जो है झारखंड से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जाते हुए, यहाँ से दामोदर नदी निकलेगा और पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और कोयल नदी का है, झारखंड से ही निकलेगा और उड़ीसा में आ जाएगा। कोयल नदी क्या है? झारखंड से निकले हुए उड़ीसा से आते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। ये मेरी कौन सी है? कोयल नदी। तो वही पूछ रहा है कि ये सारी नदियाँ कहाँ से उद्गम होती हैं? छोटा नागपुर के पठार से।
और छोटा नागपुर का पठार कहाँ कहाँ फैला है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब जगह में फैला हुआ है। तो सारी नदियों का उद्गम झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ होते हुए सब आके कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज है, खड़गपुर झील है, कि कांवर झील है, कि राजगीर हिल है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का सबसे पहला रामसर झील कौन सा है? कांवर झील। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। कांवर झील कहाँ से निकलता है? गोखपुर झील, यानी कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में, बेगूसराय में। ये एशिया का सबसे बड़ा झील है, एशिया का सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा। ठीक है। और भारत में कितने रामसर साइट हैं? 75। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 75। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में, कि रोहतास में, कि नालंदा में, कि नवादा में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्रह्मयोनी पहाड़ी आपका कहाँ स्थित है? गया में। गया में क्या है? विष्णुपद मंदिर है, वहाँ पे पिंड दान होता है। तो इस हिसाब से याद कर लीजिए कि गया में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्रों में सबसे अधिक झील है? मतलब कृषि योग्य क्षेत्र कौन से साइड है? उत्तर पूर्व में है, कि उत्तर पश्चिम में है, कि दक्षिण पूर्व में है, कि दक्षिण पश्चिम में है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के कृषि योग्य जलवायु क्षेत्र सबसे ज़्यादा किधर है? उत्तर पश्चिम, यानी इधर और इधर साइड, इधर साइड का जितना जिला होगा वो हमारा क्या है? कृषि योग्य जलवायु क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, जियोडेसी वो विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? स्थलीय चट्टान के तिथि निर्धारण से, कि पृथ्वी के बीमा की माप से, कि पृथ्वी की ऊंचाई और गहराई की माप से, कि प्रॉपर्टी द्वारा किए गए परिवर्तनों को दर्ज करने से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हमारा जियोडेसियो विज्ञान किससे संबंधित है? पृथ्वी के बीमा की माप से, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? जे मिल्सन द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, डू टोइट के द्वारा, एच हेस के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएंगे? महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? ठीक है, जावा, मालदीव, कौन से द्वीप है? सुमात्रा द्वीप, मॉरिशस, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सुंडा ट्रेच हमारा किस द्वीप के समांतर है? सुमात्रा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3rd। अब ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर है आपका, ये देखिए, ये सुंडा, ये हमारा क्या है? सुंडा ट्रेंच है, और हमारा सुंडा ट्रेंच यहाँ पे है, ये वाला। और ये हमारा क्या है? सुमात्रा। ये हमारा क्या है? सुमात्रा। ये मेरा क्या है? सुमात्रा। और ये मेरा क्या है? सुंडा। तो किसके समानांतर चल रहा है? सुमात्रा के। कौन से द्वीप के? सुमात्रा के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सुमात्रा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? सौरमंडल के कारण, कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण, कि कोलोराडो और खाड़ी धाराएं, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा, कौन सी सीमा, भूमि सीमा नहीं है, डेड सी जो है कौन से देश के साथ नहीं लगती है, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल कि फिलिस्तीन की उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसके साथ नहीं लगती है, लेबनान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये देखिए, ये मेरा पहले ये देखिए एक से, ये मेरा क्या है, डेड सी, ये मेरा क्या, मेडिटेरियन सी यानी डेड सी, और इसका कुछ भाग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डेड सी, यानी जो भूगोल मतलब क्या नक्शा जो होता है ऐसे, मान लीजिए ये विश्व है, तो ये जो ऐसे गोल सा घूम के इधर वाला आता है ना पार्टनर, तो यही डेड सी क्या है, थोड़ा सा इधर है, यानी ये किससे सटा है, जॉर्डन से, जॉर्डन है तो जॉर्डन नहीं ऑप्शन होगा। इजिप्ट से भी हमारा क्या ये सटा हुआ है। इजराइल, इजराइल का देखिए गाजा स्ट्रिप इस समय बहुत चला है, इजराइल का युद्ध चला है ना, गाजा स्ट्रिप से विवाद, तो क्या है, इजिप्ट भी सटा है, गाजा भी सटा है, जॉर्डन भी सटा है, कौन सा सटा नहीं है, लेबनान। ये हमारी भारत भूमि सीमा साझा नहीं करता इसके साथ, ठीक है ना, ये हमारा भूमि सीमा साझा नहीं करता। वेस्ट बैंक भी क्या है मेरा, डेड सी से साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लेबनान, लेबनान यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जॉर्डन था ही, इजराइल भी था, और मेरा फिलिस्तीन भी था। अगला क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, टंगस्टन का कि टाइटेनियम का कि गैलीलियम का कि टीन का कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसका हो जाएगा, इल्मेनाइट जो किसकी तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित किसका खनिज है, टाइटेनियम का। भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, क्या है, टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना कीजिए, ठीक है। हिमालय से जो नदियाँ आती हैं यानी ऊपर से, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो भारत के, ये सब क्या है मेरा, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, और ऊपर वाला मेरा क्या है, हिमालयी नदियाँ। तो वही पूछ रहा है कि तुलना कीजिए। तो अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, बात तो सच है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। हिमालयी नदियाँ की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक होती हैं। जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो उनकी ढाल क्या होती है, अधिक होती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ की ढाल कम होती है क्योंकि स्थल मंडल पे स्थित, मतलब स्थल पे स्थित रहती हैं। और अगला क्या बोला, प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। मतलब क्षरण कौन करता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती हैं, मतलब ये ज़्यादा अधिक क्षरण करती हैं कि हिमालय वाली नदियाँ करती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या था, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 क्या थे, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, अधिक क्षरण नहीं करती हैं, हिमालयी नदियाँ क्या है मेरा, अधिक क्षरण करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, ये सही है। हिमालय नदियाँ बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती। हिमालय नदी की ढाल अधिक होती हैं, जाहिर सी बात है ऊपर से आती हैं, और स्थल वाली नदियाँ ढाल नहीं होती हैं। तो 1 और 2 मेरा क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन की भू अभिनति की कास्ट प्लेन की उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हमारी गंगा के मैदान को एक किस में हम वर्णित कर सकते हैं, भू अभिनति, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मीठे पानी की झील है, चिल्का झील, सांभर झील कि वुल्लर झील कि लोकटक झील, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। मीठे पानी की झील कौन कौन सा है, एक वुल्लर भी है और लोकटक झील भी है।
ये भी मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। और ये चिल्का झील क्या है, खारे पानी का झील है। सांभर भी क्या है, खारे पानी का झील है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिफ्थ, उपरोक्त में से एक से अधिक। उल्लर झील देखिए कहाँ से निकलता है, जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर से उल्लर झील निकलता है, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है, ठीक है। मीठे पानी का सबसे बड़ा एशिया का है, एशिया का सबसे बड़ा। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। ये भी मीठे पानी का झील है, मणिपुर में है, ठीक है। इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्या नाम है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ। ये कहाँ पे, लोकटक झील में। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। ये खारे पानी का झील है, याद रखिएगा। ये क्या है, खारे पानी का झील है। ये सबसे बड़े खारे पानी का झील है, सबसे बड़ा क्या है, खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है। और ये सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। ये भी क्या है मेरा, खारे पानी का झील है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। घनत्व, पृथ्वी का, मंगल का, कि शुक्र का, कि शनि का, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो घनत्व सबसे कम किसका है, शनि का। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा। और शनि का जो उपग्रह है टाइटन है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ये क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। ये क्या है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। ये क्या है हमारा, झारखंड में एक जिला है। झारखंड में ये क्या है, जिला है, झारखंड का एक जिला। और चिड़िया क्या, एक कस्बा है, इस जिले का क्या है, कस्बा है ये। तो इसमें क्या विशेषता पाई जाती है, लोयस खनन, की बांध, की पक्षी अभ्यारण्य, की राष्ट्रीय उद्यान, के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झारखंड में है तो जाहिर सी बात है कि लोयस खनन पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये क्या है हमारा, झारखंड का एक जिला है, झारखंड का जिला। इसी जिले का जो है चिड़िया क्या है मेरा, कस्बा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।